चल तेज है। पुतिन और मोदी जब भी मिलते हैं, ट्रंप और यूरोपीय देशों में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ जाती है। इस बार भी अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश परेशान हैं, जबकि भारत की इन देशों से दोस्ताना संबंध ही हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की विदेश यात्राओं में भारत का ये दुर्लभ यात्रा भी शामिल है, जबकि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश पिछले 3 सालों से पुतिन के वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की कोशिशों में उन्हें लगे हैं। अब जबकि भारत ने पुतिन के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया, अपने पुराने और वफादार साथी के स्वागत में पलकें बिछा दी, तो पश्चिमी देशों की पुतिन को अलग थलग करने की मुहिम को झटका लगा है। भारत में तैनात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के राजदूतों ने विरोध जताया है। भारत में अंग्रेजी अखबार में तीनों राजदूतों का ज्वाइंट आर्टिकल छपा। तीनों राजदूतों ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध का विलेन बताया। लिखा, रूस शांति के प्रति गंभीर नहीं है। पुतिन एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जब चाहें युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे। पुतिन के भारत दौरे से ऐन पहले यूरोपीय देशों की ओर से दी गई प्रतिक्रिया को भारत ने इसे अपनी संप्रभुता और कूटनीतिक शिष्टाचार पर बड़ा हमला माना और बिना समय गंवाए तत्काल कड़ा ऐतराज जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो पश्चिमी देशों को एक अलग ही मोर्चे पर घेरते हुए साफ कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा, वे अपनी नीतियों से बाज नहीं आए तो नुकसान उनका ही होगा। दरअसल यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत उनके खेमे में खड़ा हो, लेकिन भारत की विदेश नीति साफ है। भारत ने कह दिया कि वो अपने फैसले खुद लेगा। भारत का रूस के साथ खड़ा होना पश्चिमी देशों को अपने अहंकार पर चोट जैसा लग रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का मानना है कि जो उनके साथ नहीं वो उनके खिलाफ है, जबकि भारत रूस और यूरोपीय देशों के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। देश का सवाल अब आपके सामने रख देते हैं पुतिन की यात्रा को लेकर। मोदी और पुतिन की मुलाकात से अमेरिका और यूरोपीय देशों में आखिर घबराहट क्यों है? बेचैनी तो दिख रही है। क्या मोदी पुतिन की दोस्ती से मजबूत होते एशिया में पश्चिम देशों की बौखलाहट है कि अगर एशिया मजबूत हो गया तो पश्चिमी देशों का एक मार्केट चला जाएगा? पुतिन को अलग थलग करने की अमेरिका और यूरोपीय देशों की रणनीति फेल हो रही है क्या? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अनर्गल बयानबाजी पर भारत के करारे जवाब पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या इनके साथ संबंधों में कोई तल्खी आएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, इन देशों ने कूटनीतिक जो दोस्ती है उसे तोड़ने की कोशिश जरूर की है। मेजर जनरल राजन कोचर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव भाई, मैं आपका ही रुख करूंगा क्योंकि फॉरेन अफेयर से जुड़ा हुआ मामला है, फिर स्पेसिफिक डिफेंस रिलेटेड डील या बाकी समझौतों को लेकर मैं राजन कोचर सर आपके पास विस्तार के लिए आऊंगा। लेकिन संजीव जी, शायद पहली बार हुआ होगा कहीं भी किसी भी देश में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की विजिट पर किसी तीसरे देशों के 3 अलग अलग देशों के राजदूतों ने ज्वाइंट आर्टिकल लिख दिया हो और उसमें इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए गए हों। भारत ने कड़ा प्रतिरोध जताया। क्या ये भारत और उन देशों के संबंधों में एक तल्खी की तरह होगा, या फिर आपको लगता है कि इस मौके का फायदा भारत और रूस कहीं बेहतर तरीके से उठाएंगे? संजीव जी। राजीव जी, भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है वो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और इससे आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कभी भी इन दोनों राष्ट्रों के ऊपर कोई चुनौती आती है तो ये सच्चे मित्र की भांति एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और जब कभी दबाव अगर ज्यादा बढ़ता है तो भारत और रशिया और भी ज्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को बना लेते हैं। और ये जो इतिहास इसका रहा है, 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा, बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय जो सोवियत यूनियन ने जो हमें मदद प्रोवाइड कराई थी, उसके साथ साथ पूरे शीत युद्ध के समय में आप देख लीजिए तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कभी भी पाकिस्तान ने भारत को घेरने की कोशिश की, कश्मीर के विषय को उठा करके जो भारत का नितांत आंतरिक मामला था, भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन इत्यादि लाने की कोशिश की, तो रशिया भारत के लिए एक कवच, एक ढाल बन करके खड़ा रहा। और उसी तरीके से जब रशिया के ऊपर 2022 फरवरी में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और उस समय रशिया के ऊपर संकट आया और वेस्टर्न कंट्रीज ने हैवी सैंक्शंस रशिया के ऊपर इम्पोज किए, तो उस संकट काल में भारत ने भी रशिया का साथ एक सच्चे मित्र की भांति दिया और सारे दबावों के बावजूद
अमेरिका से, यूरोपियन कैपिटल से जो भारत के ऊपर दबाव आए कि आप रशिया से अपने संबंधों को स्केल डाउन करें और किसी तरीके से उसको ऑयल इत्यादि न खरीदें, ऐसे किसी भी दबाव और इस तरीके की जो सलाहें थी उसको दरकिनार करते हुए भारत ने उन संबंधों को स्केल डाउन करना तो दूर, कई गुना ज्यादा संबंध बढ़ा लिए। और अभी आप देखिए तो भारत और रशिया के बीच का जो जो बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो 68 बिलियन डॉलर्स को पार कर गया है, जो कि फरवरी 2022 के पहले अबाउट 10 बिलियन डॉलर्स तक ही था। तो ये संबंध जो है, संकट जब आया तो और अधिक बढ़ गए, इसको कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और मैं राजीव जी बहुत स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं और आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत और रशिया की ये जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये अटल है, ये अटूट है और ये इसका जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा है, उज्जवल है। दुनिया में चाहे कितने भी उठापटक क्यों ना हो जाए, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो जाए, भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो लगातार बनी रहेगी, मजबूत बनी रहेगी और ऊंचे पायदान पर पहुंचेगी। ये जो राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा है 4 वर्षों के बाद हो रही है। 6 दिसंबर 2021 को पिछली बार राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे और उस फरवरी में जाहिर है 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और उसकी वजह से रशिया एक वॉर टाइम सिचुएशन में था। आज भी ये युद्ध चल रहा है, लेकिन अब जब एक युद्ध में की समाप्ति को लेकर के बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में ये जिस तरीके के यात्रा के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अब ये निश्चित किया कि वो भारत जाएंगे, तो इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारत को एक विशेष महत्व देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ये जो संबंध है ये स्पेशल रिलेशनशिप है, ये प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप बना रहेगा और इसका जो मैसेज है वो पूरे विश्व को भी जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो भारत और रशिया के लोगों को मिलेगा, जी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो इसका मैसेज है विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाता है। चलिए मैं उस पर और विस्तार लूंगा क्योंकि अभी चर्चा में बहुत वक्त बाकी है हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। मेजर जनरल राजन कोचर, सवाल मैं आपसे शुरुआत में वही पूछ रहा हूं जो सबके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से भारत को ज्यादा उम्मीदें हैं या भारत आने से रूस को ज्यादा उम्मीदें हैं? विन विन सिचुएशन किसी के फेवर में जा रही है, दोनों के लिए है? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हम सबके जहन में ये सवाल है कि रशिया भारत के पास क्यों आना चाहता है और भारत रशिया से अपने आप को और कैसे मजबूत कर सकेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहले मैं रशिया की बात करता हूँ। आज रशिया जिस दौर से गुजर रहा है, एक चीज़ तो साफ है कि यूक्रेन की लड़ाई मुझे लगता है जल्दी ख़त्म होने वाली है, इंडिकेशंस क्लियर आ गई। और कल जो स्टीव विटकॉक की मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ, वो भी पॉजिटिव गई है। तो इसको ज़ेलेंस्की को एक ऑलमोस्ट एक शटअप कॉल मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई अपना जल्दी ख़त्म होगी। अब रशिया अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगे और काफ़ी हद तक इस लड़ाई के बाद 4 साल, देखिए कोई भी देश अगर 4 साल के लिए लड़ता है तो उसकी इकॉनमी पे ज़रूर असर पड़ता है। और इसीलिए रशिया ये फील कर रहा है कि आज साउथ एशिया में या पूरे एशियन रीजन में भारत एक ऐसा टाइगर है जिसके पास इतनी पॉपुलेशन है, मार्केट है और जिस तरीके से भारत एक अपना ट्रेड रशिया के साथ कर पाएगा तो रशिया एक बहुत बड़ी मार्केट भारत में देखता है। और इसीलिए ये अगर आपने एजेंडा कि मैं ख़ास तौर पे इसको फोकस किया होगा, उसमें डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और मेजर एग्रीमेंट्स लॉजिस्टिक्स की। तो ये अगर हम इन 4 क्षेत्र पे अगर इसको फोकस करें तो भारत क्या देखता है, बिकॉज रशिया तो देखता है कि उसकी इकोनॉमी के लिए जॉइंट वेंचर्स वो भारत में आके अपना कर सकता है। AK-203 इज अ सक्सेस स्टोरी और ब्रह्मोस इज अ सक्सेस स्टोरी। तो क्या S-400 भी एक सक्सेस स्टोरी बनेगी भारत में अगर रशिया आ जाता है? तो क्या Su-57 भी एक सक्सेस स्टोरी बनेगी अगर भारत इसको रशिया अगर भारत में आ जाता है? और
रशिया ने कमिट भी कर दिया कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए तैयार है। ऐसा कौन सा देश है, आप मुझे बताइए, जिसने भारत को टेक्नोलॉजी दी? अमेरिका अपने आप को क्लेम करता है कि वो बहुत अच्छा देश है भारत का। क्या अमेरिका ने हमको जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दी है? और हम सैफरॉन को क्यों लेके आ रहे हैं इंडिया में? अभी सैफरॉन भी जॉइंट वेंचर लगा रहा है और वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो बॉटम लाइन इज के भारत के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एक पहलू जिसके बारे में किसी ने नहीं उसको जिक्र किया है कि 60 to 70% जो लेगेसी इक्विपमेंट है आर्म्ड फोर्सेस का, T-72, T-90, आपका सुखोई, आपके MiG-29, आपकी जो नेवी की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और आपकी वॉरशिप सबमरीन्स, वो सारी रशियन ओरिजिन की है। और 3 साल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया को आ रही है उसका स्पेयर्स और उसकी जो किट का बैकअप के लिए। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसको नए एक्विजिशन तो आ जाएंगे, उनको टाइम लगेगा, वॉट एवर इट इज, बट मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है कि जो इक्विपमेंट आज हमारे पास है, हमको उसको एक ऑपरेशनल हालत में देखना चाहते हैं। और उसके लिए रशिया बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस विजिट को मैं उस एंगल से भी देखता हूं। और एक दूसरे एंगल और एक लास्ट पॉइंट मैं अपना कंक्लूड करना चाहता हूं विदाउट वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम। लास्ट पॉइंट इज ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। आज इंडिया और रशिया का ऑलमोस्ट 80% रुपी और रूबल में ट्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पोज बाय अमेरिका, और इसको रशियन अकाउंट्स हमने फ्रीज कर दी। इसलिए आपने देखा कि रशिया एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आया है यहाँ पे, और खास तौर पे उनके रिजर्व बैंक के हेड इसको यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे आरबीआई के गवर्नर के साथ मीटिंग है। एक बहुत इसका अहम होगा, क्योंकि अगर आपको अपना ट्रेड, आज अगर हम बोलते हैं $40 बिलियन का हमारा अगर ट्रेड है, अगर उसको आपको $100 बिलियन के लिए लेके जाना, बिकॉज इसको बोला जा रहा है कि इसको टारगेट हमारा ये है कि एक $100 बिलियन का लेके जाएंगे। बहुत सारे सर, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो इस दौरे की छाया में उभरने वाले हैं। और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि इस दौरे को लेकर जो भारत में हो रहा है उससे ज्यादा कहीं बाहर हो रहा है। विपिन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। विपिन जी, रूस इस दौरे पर ज्यादा एनालिसिस कर रहा होगा या भारत कर रहा होगा, या इन दोनों को वहीं रहने देते हैं? ईयू ज्यादा कर रहा होगा, यूके ज्यादा कर रहा होगा, यूएसए ज्यादा कर रहा होगा, या यूक्रेन ज्यादा कर रहा होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है राजीव जी। देखिए, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो दौरा है व्लादिमीर पुतिन का, और 2025 में इसके अपने मायने, इसकी अपनी अहमियत है। क्योंकि एक तरफ रूस की अगर बात कर रहे हैं, वो जूझ रहा है इस समय ग्लोबल आइसोलेशन से, और जो इस समय बातचीत चल रही है फ्रोजन एसेट्स की, कि फ्रोजन एसेट्स को लेकर रूस की तरफ से यह बयान आया है कि अगर उन फ्रोजन एसेट्स को के साथ किसी तरह की छेड़खानी करी गई तो वहां पर उसको युद्ध समझा जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बिल्कुल एक साफ दो टूक संदेश दे दिया है। और यहां पर अगर अमेरिका की, हिंदुस्तान की बात करें, अपने नजरिए से हम देखें तो यहां पर हमारा जो वैश्विक स्तर पे जो कद बढ़ेगा इस दौरे से जो व्लादिमीर पुतिन का है, तो इसकी अपनी अहमियत होने वाली है। और इससे कई मुल्कों की नींद खराब होगी। हमारा जो प्रिंसिपल एडवर्सरी है, या उसको कहें हम सरल भाषा में दुश्मन नंबर 1 चीन है, तो ये चीन को भी एक संदेश जाएगा कि आप देखें कि रूस कैसे हमारी तरफ, उनके राष्ट्रपति यहां पर दौरे पे आ रहे हैं, और जो गर्मजोशी देखने को मिलेगी तो तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, उसके अपने मायने होने वाले हैं। और पाकिस्तान, जिसे एक रोग नेशन कहा जाए, एक फेल्ड टेरर स्टेट, तो वहां पर कटोरा लेके ये बाकी मुल्कों की तरफ रुख करते हैं। उनके वहां तो जो कठपुतली है सरकार उनकी अब ISI के हाथों में, और यहां पर फौज के हाथों में सेल्फ स्टाइल फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर। यहां पर अभी इस समय बहुत जरूरी था ये दौरा, और ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, ये जो एनुअल समिट है, तो ये देखिए हिंदुस्तान और रूस की जो मित्रता है ये टाइम टेस्टेड है। और यहां पर हम अगर इसकी तुलना करें अमेरिका से, और जब पहलगाम
में निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया था, वहां पर ये बड़ी जरूरी बात है, मैं चाहता हूं चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे कि वहां पर अमेरिका ने कूटनीति के तहत डबल गेम खेली। वहां पर उन्होंने पहले इस बात की निंदा करी, लेकिन उसके बाद बोला नहीं, पाकिस्तान भी हमारा मित्र है। और यही बात है रूस की, तो द प्रेसिडेंट एंड द रशियन ऑफिशियल्स मिन्स नो वर्ड्स। उन्होंने बिल्कुल इस बात का विरोध जताया कि जो ये शह दी गई है और ये जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया पहलगाम में, तो वहां पर डटकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। और यहां पर बड़ी जरूरी बात है कि जो डिफेंस है वो तो हमेशा से बैकबोन रहा है, जो ट्रेड टाइज होते हैं आपस में, और ये कल्चरल टाइज जो हमारी हैं आपस में, जो नाते रहे हैं, बड़े मधुर नाते रहे हैं। और उसके साथ साथ एनर्जी स्पेस में S-400 की जो बात चल रही है, उसके साथ $2 बिलियन सबमरीन्स की जो बात चल रही है, अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात अगर हम उसको आगे लेके आए, तो यहां पर जो $2 बिलियन की बात चल रही है, उसके साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि इस समय अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जो तवज्जो दी जा रही है उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, और ये हिंदुस्तान के हित में जाता है कि हम लोग अपने जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको आगे पुश करें एक्सपोर्ट्स के लिए। और रूस अपनी जगह अपना हित आगे रखेगा। S-400 की बात करते हैं, एनर्जी स्पेस की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। तो यहां पर यह दौरा बहुत मायने रखता है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कद है वैश्विक स्तर पे वो बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। और ग्लोबल आइसोलेशन का जो सामना करना पड़ रहा है इस समय रूस को, और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, फ्रोजन एसेट्स की जो बात चल रही है, उसके मद्देनजर ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। साथ साथ जरूरी बात कि हिंदुस्तान एक डोनर नेशन बन के उभरा है, और ये हिंदुस्तान का जो लोहा है वो उसको माना जा रहा है। द पावर, द माइट ऑफ द न्यू इंडिया इज बीइंग हेल्ड एंड एक्नॉलेज्ड ग्लोबली। ठीक है, वो दिख रहा है, वो तस्वीरों में दिख भी रहा है और दिखेगा भी आगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, क्योंकि मॉस्को से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति शाम 6:30 बजे लैंड करने का समय है दिल्ली में। राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी भी पुतिन को रिसीव करने पहुंच सकते हैं। अभी ये इंफॉर्मेशन सूत्रों के हिसाब से है, लेकिन अगर वो होते हैं तो ये तस्वीरें यूएस, यूके, वेस्टर्न पावर्स को चिढ़ाने वाली होंगी। 30 घंटे तक एयरपोर्ट पर पुतिन को रिसीव करने प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। 30 घंटे तक भारत यात्रा पर रहेंगे पुतिन, और ये 30 घंटे 1 महीने के 30 दिनों के बराबर मगजमारी बाकी सारे देशों के दिमाग में जरूर डालेंगे। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां के फॉर्मर एनएसए ने कहा था, जो 3 गवर्नमेंट ने मिलकर भारत के साथ नज़दीकी बनाई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने में उसे ख़त्म कर दिया, वो दूरी पैदा कर दी। क्या अमेरिका इस वक्त खुद को कोस रहा होगा? मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। मैं उस टॉपिक पर फिर से एक बार लाता हूं। बर्लिन, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस और यूके की बात कर रहा हूं। वहां के जो राजनयिक, उन्होंने मिलकर जो आर्टिकल लिखा है, क्या एक दोस्ताना दौरे को विवाद में डालने की कोशिश इंटेंशनली, जानबूझकर की गई है? क्या पुतिन के साथ आपसी नफरत को वर्ल्ड लेवल पर यह दिखाने के लिए कि वेस्टर्न कंट्रीज पुतिन का कहीं भी विरोध कर सकते हैं, यह इंटेंशनली किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो डिप्लोमेटिकली इसके आगे अगर जवाब ऐसे मिलते हैं तो हालात तो फिर बड़े अजीब हो जाएंगे। हर देश किसी की डिग्निटरी के लिए अपनी तरफ से कमेंट कर सकेगा। जी, ये देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इस तरीके का जो इंटरवेंशन, इस तरीके की जो बयानबाजी आर्टिकल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जरा भी उचित नहीं है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छे ट्रेंड्स नहीं हैं कि 2 देशों के बीच के संबंधों में जो तीसरे देश दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसी जो संबंधों को किसी तीसरे प्रिज्म से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि ये जो गलतियां वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं, अमेरिका ने भी भारी गलती की। अमेरिका और भारत के संबंधों को ट्रंप प्रशासन ने रशिया के प्रिज्म से एनालाइज करते हुए भारत को अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से रशिया यूक्रेन के युद्ध में घसीटते हुए भारत के ऊपर एडिशनल 25% का जो टैरिफ इंपोज करने का अमेरिका का निर्णय था,
वो जाहिर है कि बेहद गलत निर्णय था। और इस तरीके का जो रॉन्ग कंक्लूजन और थर्ड प्रिज्म से भारत और अमेरिका के संबंधों को एवेल्युएट अगर वो करने की कोशिश ट्रंप प्रशासन करेगा तो हमेशा वो रॉन्ग कंक्लूजन्स पर ही पहुंचेगा। और यही गलतियां यूरोपीय राष्ट्र भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने तीनों एनवॉयस के, तीनों एम्बेसडर्स के आर्टिकल के बारे में जिक्र किया। जाहिर है कि ये जो सोच है ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की भी नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। देखिए राजीव जी, जैसा कि मैं आपके शोज में, आपके चैनल पे मैं पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र राष्ट्रपति पुतिन की इस विजिट को कंस्ट्रक्टिवली देखें, जरा भी बुद्धिमत्ता के साथ इसको देखें, तो ये जो विजिट है ये रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विश्व नेता के रूप में जो छवि है, उनके द्वारा रशिया यूक्रेन को शांत कराने के, युद्ध को शांत कराने के लिए जो प्रयास किए गए, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव की भी यात्रा की थी, उन्होंने मॉस्को की भी यात्रा की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी जब गए तो उन्होंने रशिया यूक्रेन के युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप से डिस्कस किया था। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तो उन्होंने बहुत पहले 2022 में ही समरकंद उज्बेकिस्तान में ये वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत पहले से ही इस पूरे युद्ध को में संवाद को स्थापित कराने का प्रयास किया जाता रहा है। बैक चैनल के माध्यम से भारत हमेशा से शांति की बात कर रहा है और संवाद की बात करता रहा है। और एक ऐसे समय में कि जब रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को शांत कराने की बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता चल रही है और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन अब दिल्ली आ रहे हैं, तो जो भारत का जो एक और इस पूरी यात्रा का जो उपयोग है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज भारत को साथ में लेकर के और भारत के माध्यम से भी इस पूरी वार्ता की प्रक्रिया को और अधिक सॉलिडिफाई करने के लिए, उसे ठोस बनाने के लिए भारत का सहयोग ले सकते हैं। लेकिन ऐसा न करके वो अगर भारत की आलोचना कर रहे हैं और इस पूरे विजिट की आलोचना कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण यानी पहले से तय है कि कम से कम वेस्टर्न पावर्स को करना क्या है और इस दौरे को लेकर उन्हें सबोटाज की जो कोशिश है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, क्या रूस के राष्ट्रपति की अगवानी, उनके लिए रेड कारपेट देना, भारत ने आज तक कभी खुलकर रूस के कई कदमों का पिछले कुछ दिनों से चल रहे वॉर का विरोध नहीं किया और भारत अपनी प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहा, शायद कहीं इसीलिए खटकता रहा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन को बुलाना और उनका वेलकम करना उस तरीके से जिस तरीके से शायद वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्ट ना करते हो, क्या भारत खुद को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रीसेट कर रहा है? मेजर जनरल राजन कोचर, ये बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी, बिकॉज अगर आप पिछले 5-8 साल का एक अगर आप इसको एनालिसिस लें तो हम अपने आप को रशिया से डिस्टेंस कर रहे थे और एक डेफिनेट टिल्ट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था। ये एक इसको बहुत एक्चुअली अपरेंट हो रहा था और इसको रशिया एक हमारा टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड था और हमको ऐसे लग रहा था कि हम इसको रशिया से अपनी जो ट्रेड है और डिफेंस डील्स हैं हमने खास उसको नहीं करी। हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स से और हमने जैवलिन हम ले लिया, एक्सकैलिबर एमुनिशन ले लिया और हम पोसाइडन इसको P1 भी ले रहे थे और हमने इसको ड्रोन्स भी हम इसको ले रहे थे। तो ये सारी इसको अमेरिका की बास्केट में हम एक्चुअली ज़्यादा डाल रहे थे। झटका हमको लगा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसकी जो रिकैलिब्रेशन हुआ है और अगर आप इसको देखें इसकी टाइमलाइंस भी अगर आप इसको स्टडी करें, बिकॉज मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था, जो इसकी जो रिकैलिब्रेशन हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है जब हमने रियलाइज किया दैट अमेरिका हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ अस और जो एक रिलेशनशिप हम चाहते थे अमेरिका से वो रिलेशनशिप इसको आगे शायद इसको नहीं हम उसको बढ़ा सकेंगे बिकॉज देयर वर टू मेनी प्रेशर्स। टैरिफ की एक बात है, आपकी ट्रेड डील आपकी लटकी हुई काफ़ी देर से, जेट इंजन आपको नहीं मिल रहे। आप जानते हैं कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड 99 इंजन ये अमेरिका ने हमको पिछले 4 साल में 3 इंजन ही दिए। आई थिंक इट्स अ बिग जोक। तो जब हम इन चीज़ों को एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कोई भी देश अपने डिफेंस को कमज़ोर नहीं करना चाहता, तो आई थिंक एक रेड लाइन हम
जिसको बोलते हैं ना, वी हैव ड्रॉन अ रेड लाइन नाउ। और इसीलिए आप इसको देखेंगे, ये जो विजिट होगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द जॉइंट स्टेटमेंट, बहुत ही एक पैराडाइम चेंज भारत और रूस के रिलेशन में लेके आने वाला है। और इसको इसको मैंने जिक्र किया, S-400, S-500, आपका किलो क्लास सबमरीन्स के ऊपर बातचीत चल रही है, आपका न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर बातचीत चल रही है। और जो भी टेक्नोलॉजी भारत को ऐसे लग रहा था कि अमेरिका से मिलनी चाहिए, वो शायद आज हमको रूस से मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली एग्रीमेंट है। हमने अमेरिका के साथ लिमोआ करा, अभी हमने रशिया के साथ रेलुआ कर दिया। वो एक रेसिप्रोकल एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि हम अपने शिप्स, अपने ट्रुप्स, अपने हर एक चीज आर्टिक ओशन में पोजीशन कर पाएंगे, बिकॉज आर्टिक ओशन इज द नेक्स्ट इसको प्लेस जहां पे आपको मिनरल और आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। और रशिया और इंडिया अपना मिल के काम करेगा। ये मार्च 2000 या फरवरी 2025 में ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया और इंडिया के बीच में। तो अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि भारत अपने सामने चुनौती फेस कर रहा है। लड़ाई की जो सिचुएशन है वो हम समझ सकते हैं, कभी भी हो सकती है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। जनरल मुनीर की जिस टाइप से स्टेटमेंट्स आती हैं वहां से। और 2 इंपॉर्टेंट चीज को मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है। एक है हाइपरसोनिक और एक है स्टेल्थ। ये 2 चीजें हैं जो आज भारत के पास नहीं है और चाइना के पास है। और चाइना पाकिस्तान को दे रहा। अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट में एक्चुअली पढ़ रहा था कि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम पाकिस्तान को चाइना अपना दे रहा है, अब हमको रशिया दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज रशिया के साथ जो हमारी एक इसको मजबूती और ये इसको रिलेशनशिप है। आई थिंक मैं इसको बोलूंगा रिकैलिब्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। और राइट टाइम पे, बिल्कुल राइट टाइम पे, द मोमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ये कुछ चीज़ें ऐसा लगता है सर जैसे कि पहले से फिक्स थी और वो उनको फिट किया जा रहा था जगहों को एक दूसरी जगह पर, क्योंकि ट्रंप के भी आने की तैयारी थी। ट्रंप के उठाए हुए स्टेप्स और जो रिलेशन से जब वो गड्ढे में गए सारे, तो ट्रंप का विजिट टली और ट्रंप की क्वाड की अगर विजिट टलती है तो फिर उसके बाद पुतिन के लिए जगह बनी। लेकिन अगर ट्रंप आ रहे होते तो शायद पुतिन नहीं आते। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करूं, फिर विपिन जी आपकी तरफ आता हूं। भारत रूस गवर्नमेंटल कमीशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का स्वागत है। पुतिन के भारत दौरे का इंतजार पूरा हुआ। दोनों देशों के बीच स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप को और मजबूती मिलेगी इस दौरान। गवर्नमेंटल कमीशन की मिनिस्ट्रियल बैठक जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस इस वक्त बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, जनरल द्विवेदी बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान, एडमिरल त्रिपाठी, सभी लोग इस वक्त इस मीटिंग में उनके साथ बैठे दिखाई। और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी इस बैठक में दिखाई पड़ रहे हैं बैठे हुए। तो कई लोग हैं जो चेहरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। और इसके साथ मैं विपिन सर आपका ही रुख करता हूँ। पुतिन का ये जो दौरा है भारत का, ये क्या इस बात को नहीं दिखाता कि रूस भारत के साथ अपने रिलेशन को बहुत अहमियत देता है? और दूसरी बात ये कि भारत के एरिए में रूस और चीन और भारत के बीच में वो संबंध नहीं हैं जो संबंध इस गठजोड़ में होने चाहिए। और चीन और पाकिस्तान एक तरीके से एलएसी और एलएसी पर भारत के खिलाफ सारा काम करते रहते हैं। तो क्या पुतिन ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो बीजिंग के जूनियर पार्टनर नहीं हैं और भारत को उसी तरीके से डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें दिखाना है? निश्चित बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये जो बैठक होने जा रही है और जो गर्मजोशी देखने को मिलेगी, कई समझौतों पे यहाँ पर रजामंदी भी होगी और उस पर सार्वजनिक तरीके से, औपचारिक तरीके से उन पर हस्ताक्षर होंगे। और वो ये बातें एक नया आयाम स्थापित होगा। लेकिन ज़रूरी बात है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की कगार पे है, क्योंकि यहां पर एक तरफ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, बड़ी जरूरी है। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं
क्योंकि हम जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें करते हैं कि वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम किसके तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं कि जब उनके साथ हम लोग, ये हमारा तवज्जो रहता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समय, ताकि यहां पर एक तो कॉस्ट कटिंग हो जाए, जॉब्स क्रिएट हो जाए हमारे हिंदुस्तान में। और जरूरी बात है कि इस समय जो ध्यान केंद्रित है कि दोनों की दोस्ती, क्योंकि आपको रूस को भी हिंदुस्तान की आवश्यकता है और हिंदुस्तान को भी रूस की आवश्यकता है। तो यहां पर वो कहते, कहावत है एनिमीज एनिमीज योर फ्रेंड, यहां पर क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सारे मुल्कों की है। अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, और वही बात है रूस की बात करें तो वो यूएसएसआर वाली ग्लोरी दोबारा लाना चाहता है, जिसके कारण उन्होंने यो तो दलील दी गई कि नाटो में ना शामिल हो, लेकिन यूक्रेन पे जब हमला हुआ और युद्ध कितने समय से चल रहा है। वही अमेरिका की बात करें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रीनलैंड कनाडा को शामिल करने की बात करते हैं। तो ये तमाम मुल्कों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, विस्तारवाद की नीतियां हैं। और यहां पर जरूरी है कि आपने एलएसी एलओसी की बात करी, वो एक चुनौती यहां पर दोनों मुल्क बना के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और चीन, लेकिन साथ साथ रूस का साथ आना, क्योंकि ये दोनों को आवश्यकता है। इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं। इस समय जो ग्लोबल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है रूस को, और खासतौर पे यूक्रेन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये पहले लग रहा था कि जो सैंक्शंस की बात चल रही है वो खोखले दावे साबित होंगे यूरोपियन यूनियन के, और लेकिन उसके बाद ये देखा कि जो सैंक्शंस लगे, लेकिन रूस का अपना जो वर्चस्व है वो आज भी कायम है और यहां पर बिल्कुल डट कर खड़ा हुआ है। और यहां पर हमारा जो उनके साथ दोस्ती का सिलसिला है वो कई दशकों से है, तो यहां पर उसको बरकरार रखना है उस स्थिति को। और यहां पर आज निश्चित बात है इतिहास रचा जाएगा, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान का जो कद है, क्योंकि एक तरफ हम बात करते आए हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, सही मायने में अगर हम देखें, ये आपके सवाल का उत्तर होगा कि चीन को हम कैसे जवाब दे सकते हैं। एक तो जो हमने जो उनके एप्स पर स्ट्राइक करा वो बड़ी अच्छी मार मारी, और दूसरी बात है कि यहां पर की चेक्सिट कि अगर बड़े बड़े मुल्क, खासतौर पे कोरोना काल के बाद, जब पहले तो ये समझा गया था कि वुहान से एक वायरस निकला है जिसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया, फिर ये उस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा था गैर रासायनिक युद्ध तो नहीं है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कि चीन अपना बोलबाला जमाना चाहता है। तो वहां पर इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि जब बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे तो चेक्सिट का आगाज हो जाएगा, जिसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते हम वो माहौल बनाए, पॉजिटिव परसेप्शन मैटर्स एंड इट कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, कि हम लोग वो माहौल बनाए। हम लोग बातें तो करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, लेकिन यहां पर भी माहौल बनाना पड़ेगा कि आप खामियां निकाल सकते हैं सरकार की, आईना दिखाने का काम विपक्ष भी करे, आम आदमी भी करे, लेकिन जहां राष्ट्र हित की बात है और ये आगे देश को आगे बढ़ाने की बात है, कोई नहीं इस बात को नकार सकता कि सपना सबका साझा है, कि हम चाहते हैं कि हमारा महान देश हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भी बने, महाशक्ति भी बने, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। अगर यहां पर हमारा रुपया स्ट्रांग होता है तो इट ऑगर्स वेल फॉर आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलना चाहिए। वाकई अल्लाह, आपने ब्रेक्जिट को चेक्सिट से जोड़ दिया, और क्या यह संभव होगा ये भी देखना होगा फ्यूचर में। लेकिन संजीव जी, आज व्लादिमीर पुतिन और भारत आम साथ में हैं। हम लोग सब समझते हैं, आप लोग बहुत सीनियर हैं और हम भी समझ रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि दोनों ही विन विन सिचुएशन को तलाश रहे हैं, ज़रूरत दोनों की ही है नज़दीक आने के लिए। भारत को अमेरिका से पूरा जो उसके ऊपर आधार होना था उससे हटना है, भारत को डाइवर्सिफाई अपने को करना है। लेकिन ये भी हम समझ सकते हैं कि ये वो वाला रूस नहीं है जो 1971 में था। तब रूस और चीन के संबंध इतने बेहतर नहीं थे जितने भारत और रूस के संबंध हुआ करते थे। आज की हालत में रूस एक तरीके से प्रतिबंध झेल रहा है, रूस की मदद के लिए चीन भी खड़ा हो रहा है और भारत भी लगातार रूस के साथ है। तो रूस को चीन के साथ भी अपने अब रिलेशंस देखने हैं और रूस को चीन का सपोर्ट भी चाहिए स्टैंड करने के लिए, रूस को भारत का भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि भारत रूस को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकता है। क्या इस बातचीत के दौरान
हम लोग कुछ मसलों पर बचने की कोशिश करेंगे या फिर इस बात को देखेंगे कि कई सारी चीजें बहुत खुलकर सामने आएगी विज़ अवेज़ चीन पाकिस्तान रिलेशन या LAC LOC पर जो हो रहा है वो भी? और राजीव जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और इस पे मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की जो विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति में जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का जो केंद्र है वो सबसे महत्वपूर्ण उसका आधार है। और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से आशय यही है कि भारत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो विश्व की अन्य कोई महाशक्ति हो, सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को इंश्योर करने के लिए भारत अपने कदम बढ़ाता है। और जाहिर है कि आज का जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, वो वैश्विक हितों का भी ध्यान रखता है और वैश्विक हितों के आधार पर भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय हित हमारे हैं उसके आधार पर हम अपने संबंध निर्धारित करते हैं और उसमें हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं। जाहिर है कि उसका आशय यह है कि चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, सभी के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ही हम करते हैं। स्ट्रेटजिक अलायंस का रिलेशनशिप भारत का किसी के साथ नहीं है, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई अन्य देश हो। हम किसी के साथ मिलिट्री टाइज और मिलिट्री अलायंस का रिलेशनशिप हम नहीं रखते हैं, एक पार्टनरशिप रखते हैं, एक साझेदारी रखते हैं जिसमें कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यानी अपने निर्णयों को लेने की स्वयं की जो स्वतंत्रता है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो ये बात रशिया जानता है और रशिया इसी वजह से भारत के इस स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के आइडिया का वो सम्मान भी करता है और भारत उस आधार पर अगर किसी के साथ संबंध बनाता है तो रशिया उससे जरा भी आशंकित नहीं होता। उसी तरीके से यदि रशिया चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है तो भारत उससे आशंकित नहीं है, क्योंकि भारत और रशिया के संबंधों का जो आयाम है वो अपने स्वयं के मेरिट के आधार पर ये संबंध बने हैं। चाइना के आधार पर या किसी थर्ड प्रिज्म से भारत और रशिया के संबंधों को भी इवेल्युएट और एनालाइज नहीं किया जा सकता। संबंधों की महत्ता अपने दोनों देशों की जो मेरिट्स हैं, जो हमारे विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए ये पार्टनरशिप है, उसी के आधार पर इसे हमें समझना होगा, इवेल्युएट करना होगा। रशिया के चाइना के साथ क्या संबंध है, रशिया विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ क्या संबंध बनाता है, वो रशिया को उसका करने का सॉवरेन राइट है और भारत उसका, रशिया जो भी करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन जहां तक अब रशिया और चाइना के बीच में संबंधों को बढ़ने की आपने बात कही, तो ये अवश्य है कि दोनों के संबंध बढ़ रहे हैं और ये शीत युद्ध के समय का दौर नहीं है। ये 21वीं सदी के हम तीसरे दशक में रह रहे हैं, 21वीं सदी के भी 25 वर्ष बीत चुके हैं। तो ऐसे में नई परिस्थितियां हैं, रशिया भी अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहा है, रशिया भी अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और भारत भी अपने डिफेंस के इंपोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन भारत ने किया है। आज भारत रशिया से भी अपने वेपन्स खरीदता है और अमेरिका से भी और इजराइल से, यूरोपीय राष्ट्रों से, सभी जगहों से हम अपने वेपन्स खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि ऑयल का भी, जो एनर्जी का जो इंपोर्ट है, उसमें भी भारत की जो नीति है वो डाइवर्सिफिकेशन की है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के आधार पर हम ऑयल को भी खरीदने का निर्णय लेते हैं। आज हम अमेरिका से भी ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये जो भारत का जो नीति और रक्षा नीति और आर्थिक नीति का जो भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही स्पष्ट है, उसमें बहुत क्लैरिटी है। उस क्लैरिटी को रशिया समझता है और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि रशिया भारत के का बहुत सम्मान करता है और भारत भी रशिया के ऊपर ट्रस्ट करते हुए भारत इस बात को जानता है कि चाइना और रशिया के संबंध जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन रशिया कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा चाइना के संदर्भ में कि जिससे कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। ये बात मैं स्पष्ट रूप से मैं देखता हूं और ये जो भारत और रशिया के बढ़ते हुए संबंध है वो चाइना के ऊपर लगाम लगाने का भी कार्य करेंगे। भारत और चाइना के संबंधों के बारे में अवश्य कहना चाहता हूं कि चाइना ये होती है कि भारत को दक्षिण एशिया तक ही सीमित करके रखो, लेकिन भारत आज विश्व शक्ति के रूप में उभर चुका है। जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन थोड़ा सा उनको मौका मिला, वो तुरंत भारत की यात्रा पर आ गए। शायद यही चीज एक बड़ी परेशानी ट्रंप के लिए बन गई कि इस ग्लोबल साउथ की आवाज जब भारत बनता चला जा रहा है तो ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए फिर कदम रखने के लिए जगह नहीं बच रही थी कि वो यहां पर अपनी बात को रखेंगे किस तरीके से अगर भारत यहां के मुद्दे सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाता है तो। मेजर जनरल राजन कोचर, भारत के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन की बात है जो इस वक्त होने चाहिए।
भारत के पास आज की तारीख में करीब 29 स्क्वाड्रन है और 2047 तक जब भारत विकसित भारत की बात कर रहा है तब तक भारत के पास 60 स्क्वाड्रन होने की जो रिसर्च है या जो बातें हैं वो सामने आई हैं। खैर मैं 60 स्क्वाड्रन की बात नहीं करता, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है Su-57 जो कि अभी कुछ दिन पहले भारत में भी पहुंचा था एक प्रदर्शन के दौरान, और Su-57 को लेकर बहुत सारी बातें हैं। F-35 ने अपना जिस तरीके से F-35 का जो प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ दिनों में, एक महीने वो केरल में एक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, उसके बाद जापान में खड़ा रहा, तो उसके बाद चीज़ें बिगड़ी और डिफेंस के ऊपर डिपेंडेंट अमेरिका के लिए बहुत बुरी तरीके से था। हमें कम से कम 2 तैयार स्क्वाड्रन चाहिए। अगर मैं 24 एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन में मान लेता हूं, 12 से 24 में 24 की नफरी मान लेता हूं, तो 48 तैयार एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे और 5 के करीब हमको यहां पर मेक इन इंडिया जो दूसरे तरीके से होंगे। क्या ये करीब 90,000 करोड़ रुपए का सौदा जो मैं अंदाजा लगाता हूं संभव आपको दिखता है या फिर अभी बस इंटरेस्ट दिखाया जाएगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से आपको उसको समझना पड़ेगा। स्क्वाड्रंस की बात हो रही है, 42 स्क्वाड्रंस की एक आपकी जो ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की, और 35 से 36 ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस एयरफोर्स के पास हमेशा इसकी ज़रूरत होती है। तभी हम 42 की बात करते हैं, बिकॉज उसमें ऐसे काफ़ी एयरक्राफ्ट्स होंगे जो इस मेंटेनेंस में होंगे, रिपेयर में होंगे, तो इसलिए अबाउट 35 टू 36 हमारे पास हमेशा ऑपरेशनल होने चाहिए, और ख़ास तौर पे जब हम एक 2 फ्रंट की बात करते हैं। दूसरा है एक सोच ये भी है एयरफोर्स में कि ड्रोन्स के आने के बाद और इस टाइप का जो यूएवी का स्ट्रक्चर हमारा इसको बनता जा रहा है, तो उसमें शायद हम इसको रिकैलिब्रेट भी करें। जो हमारी स्क्वाड्रंस की हमारी रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर भी एक स्टडी अपने चल रही है इस फिलहाल एयरफोर्स में। तो अभी ब्रास टैक्स की बात करते हैं कि आज की सिचुएशन में हम अगले 5 साल में इसको क्या अपना देखते हैं। 29 स्क्वाड्रन से हम नेक्स्ट 5 इयर्स की बात करते हैं, इससे ज़्यादा मैं जाना नहीं मांगता हूँ, बिकॉज जो भी आपकी चुनौती है वो अगले आपको 5 साल में मैनिफेस्ट करेगी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो चाइना से हो, और क्या हमारी एयरफोर्स की ताकत उस चुनौती को मीट करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए ये जो Su-57 की जो बात हो रही है, डील हो रही है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फैसला लेना है। और क्यों लेना है? बिकॉज तेजस आपके जो 180 तेजस का ऑर्डर ऑलरेडी HAL के ऊपर आपने इसको दे दिया है, पर आपके पास उसके इंजन नहीं है। तो ये इसको 180 का आप इसको करेंगे क्या जब तैयार नहीं होंगे? इसको मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, इसको MD जो आपके HAL है वो बोल रहे हैं कि 2035 तक हम ये आपको जो 180 एयरक्राफ्ट दे पाएंगे। इसको मेरा एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि अब पिछले 4 साल में अमेरिका ने आपको 3 इंजन दिए, तो क्या आप समझते हैं कि आपको 10 साल में 180 इंजन मिलेंगे? और अगर मैं इसको सिंपल मैथमेटिक्स करूं तो 18 इंजन पर ईयर, तो क्या हमको लगता है अमेरिका हमको दे पाएगा? और दैट इज वाई Su-57 की डील हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट इज नॉट ओनली नंबर्स, इट इज द क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। देखिए अगर आपके पास इसको रफेल है, आज आपके पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और आपने इसको रफेल्स का और 104 का ऑर्डर अभी आप इसको देने वाले हैं, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। सो नाउ यू हैव टू बैलेंस रफेल एंड Su-57। एक बास्केट में कई चीजें होनी चाहिए, एक बास्केट में एक ही सी चीजें हो जाएंगी तो दिक्कत होगी। संजीव जी, आमतौर पर मेरे साथ इस वक्त संजीव जी नहीं है, लेकिन विपिन जी, आमतौर पर होता ये है कि जो समिट टॉक्स होती हैं, शिखर वार्ताएं होती हैं, उसमें डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट को सामने रखा नहीं जाता है,
क्या फिर भी मैं उम्मीद करूं कि डिफेंस से जुड़ी हुई बातें सामने आ सकती हैं या वो रहेंगी इस बातचीत के बाद खबरों के रूप में? देखिए, एक बात समझने की आवश्यकता है कि डिफेंस हमेशा से बैकबोन रहा है। आपस में जो समझौते होते हैं, आपस में जो नाते होते हैं दो मुल्कों के बीच, बाइलैटरल, तो यहाँ पर भले ही वो औपचारिक तरीके से वो साझा ना हो, लेकिन वहाँ पर डिफेंस जो डील्स हैं उनका अपना महत्व है। और ये महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस समय। हम एक तरफ बात करें इजराइल फिलिस्तीन का, यूक्रेन रूस का, तो ये जो इस समय ग्लोबल इक्वेशन है जो बदली है, तो यहां पर उसके मद्देनजर कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि यहां पर किसी तरह की ढील हो और एक कैजुअल अप्रोच रहे। तो यहां पर डिप्लोमेसी की बात करें, इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें और मिलिट्री की बात करें, तो ये तीन बड़े वाइटल फैक्टर्स होते हैं यहां पर। तो ये अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहां पर हमारा ध्यान पूरी तरह से इन पे केंद्रित है और हम लोग आत्मनिर्भर जो हम लोग बनने का एक साझा सपना है सबका कि हम आत्मनिर्भर बने। उसी के कारण ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात है कि यहां पर जो अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और जो तीन मुल्कों की मैंने बात करी, फ्रांस की, रूस की और अमेरिका की, तो यहां पर तवज्जो उसी बात को दी जाती है कि आप यहां पर रोजगार खुद उत्पन्न हो और उसके साथ साथ कॉस्ट कटिंग हो, यहां पर डिपेंडेंसी जो फॉरेन सप्लायर्स पे वो कम हो, न्यूनतम हो। तो ये सारी बातों का अपना महत्व है। और साथ साथ ये अगर हम अमेरिका के साथ तुलना करें, अमेरिका तो हैज मेड अ लाफिंग स्टॉक ऑफ इटसेल्फ कि पहले बात करा था इराक पे जब हमला करा था, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्या मिला? उसके बाद खुद इनकी जग साई जब अफगानिस्तान में इनके ट्रूप्स डिप्लॉयड थे, 20 साल बाद फिर वो वापसी कराई, क्या हासिल करा अमेरिका ने? उसके बाद बड़े बड़े दावे करे, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज, ईरान पे हमला बोल रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी तस्वीरें साझा हो रही थी, क्या हुआ वो वहां पर? तो और ये जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कि ये टैरिफ्स बड़े बड़े हेफ्टी टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं, धमकियां हो रही है, एक बात बिल्कुल तय है कि यहां पर एक तो हिंदुस्तान किसी की धमकियों में आने वाला नहीं। जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो थ्रेट है वो, उससे हिंदुस्तान को किसी तरह का असर नहीं होने वाला। और साथ साथ जरूरी है कि हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें उत्पादन पर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे, जो मेक इन इंडिया जो योजना है, स्किल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, और साथ साथ AI, डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर, नेशनल हाइड्रोजन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। क्योंकि जो टारगेट है 2030 का टारगेट है कि $100 बिलियन का आपस में ट्रेड हो, रूस और हिंदुस्तान का। वो दौर निकल गया जब बात बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और वो हिंदी चीनी भाई भाई बोल बोल कर क्या हासिल करा हमने? वो अलग बात है कि जो कूटनीति के तहत आपको अपने द्वार हमेशा खोल के रखने पड़ते हैं, क्लोज डोर पॉलिसी नहीं हो सकती, यू हैव टू कीप एन ओपन डोर पॉलिसी। और यहां पर जरूरी है उस बात की उदाहरण देना, मिसाल देना कि जब हम भली भांति जानते थे कि यहां पर चीन बाज आने वाला मुल्क नहीं है, विस्तारवाद की नीति रखता है, और कोरोना काल में भी हमारी फौज तो 365 दिन 24 घंटे मुस्तैद रहती है। कोरोना काल में थोड़े समय के लिए जो गश्त लगाई जाती है वहां पर उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करा गया, तो लेकिन वहां पर भी ये दुश्मन मुल्क बाज नहीं आया, अतिक्रमण की कोशिश करी, वो अलग बात है, हमने इन चीनियों को पीछे खदेड़ दिया। तो यहां पर सतर्क रहने की भी आवश्यकता है और मिलिट्री आपको स्ट्रांग करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि कंसोलिडेशन एंड कंसिस्टेंसी होल्ड द की, कि आपको जो फॉरेन पॉलिसी है उसको निरंतर कंसिस्टेंटली आपको कंसोलिडेट करना है। उसी के तहत ये कदम है कि ये जो बैठक होगी व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बीच, इसकी बहुत अहमियत होने वाली है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद सवालों का चर्चा जारी करेंगे। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी बायलैटरल टॉक्स इनकी होंगी। भारत और रूस के बीच 9 समझौतों की बात सामने आ रही है। S-400, S-500 खरीदने को लेकर डील हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के जेट्स तबाह किए थे। पुतिन के भारत दौरे से पाक चीन के मंसूबों को भी बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। दोनों इसके आउटकम पर सोच रहे थे और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएगा उसको भारत और रूस कब पढ़ेंगे हम नहीं बता सकते, लेकिन तुरंत पढ़ने वालों में नाम अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान और चीन का तो जरूर रहने वाला है, और साथ ही यूक्रेन का भी। मेजर जनरल कोचर, S-400 की 3 बैटरीज ही भारत में हैं, 2 अभी तक नहीं आई हैं। 5 का हुआ था जो समझौता था।
फर्दर S-400 और S-500 की अब बात हो रही है। एक एटॉमिक पावर से चलने वाली सब की भी बात होने वाली बात थी जो इस साल डिलीवर होने वाली थी, पता चल रहा है उस पर भी काम अभी तक चल रहा है। तो क्या भारत इस बार जोर दे सकता है इस बातचीत में कि अपने कमिटमेंट रूस अब टाइम से पूरा करे, क्योंकि उनमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बिकॉज मैं थोड़ा इसमें करेक्शन आपको इसको देना चाहता हूँ। S-400 के 3 स्क्वाड्रन आए हैं और इसको एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती हैं, तो इसका मतलब कि आज की डेट में हमारे पास 6 बैटरीज हैं S-400 की, और 2 स्क्वाड्रन आने बाकी हैं, उसमें 4 बैटरीज और आनी चाहिए। और बातचीत ये हो रही है कि 5 और स्क्वाड्रंस की हमको रिक्वायरमेंट है। आप जानते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है कितना फैला हुआ है, और 2 जगह हमारी ये डिप्लॉयमेंट है S-400 की, एक तो नॉर्थ ईस्ट या एक नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ और एक वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट ये 100% है। और इसको रूस ने अश्योरेंस हमको दिया है कि 2026 में बाकी 2 स्क्वाड्रंस हमारे पास आ जाएंगे। तो वहाँ तक एक प्रॉमिस को एक रियलिटी में बदलने की ज़रूरत है, अश्योरेंस को एक सुपर अश्योरेंस में इसको बदलने की ज़रूरत है। तो इसको मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे इसको विजिट के बाद ये चीज़ों के ऊपर अच्छी तरीके से इसको फैसला हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रशिया भी एक लड़ाई की सिचुएशन में है, और 4 साल में रशिया को भी अपने लिए जो S-400 की ज़रूरत है, तो वो अपनी प्रायोरिटी उसी हिसाब से दे रहा था, इसलिए ये 2 साल के लिए डिले हुआ है प्रोग्राम। दूसरा, आपने S-500 की बात करी। आपके व्यूअर्स को मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, दैट S-400 शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद S-500, बिकॉज दोनों की कैपेबिलिटीज अलग हैं जी। जब आप एक एयर डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस आपको देना पड़ता है। जैसे कि आप आयरन डोम की बात करते हैं, तो S-400 आपको 400 किलोमीटर तक एक डिस्ट्रक्शन की रेंज देता है, बट S-500 एक पैराडाइम में आपको ले जाता है, हाइपरसोनिक और काउंटर हाइपरसोनिक वेपन्स को एड्रेस करेगा, और एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस आपको देगा। ये एक आपको स्पेस की तरफ तक ले जाएगा। हाँ, स्पेस वॉरफेयर की तरफ लेके जाएगा। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है आपको तकरीबन 200 किलोमीटर तक ये इसको जाता है, जो आपका S-400 है 40 किलोमीटर तक का ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्विजिशन होगा, और इसका जो कॉस्ट है वो है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ S-400। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट इसको देखेगी। इसको मेरी रिकमेंडेशन इसको ये रहेगी कि S-500 के एटलीस्ट 2 स्क्वाड्रन्स हमको लेने चाहिए, बिकॉज आने वाली लड़ाई देखिए, पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका दे रहा है, तो हमको एक एयर डिफेंस हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके और वो दूर रोक सके। तो इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं सर, थोड़ा समय कम है मेरे पास, लेकिन समय ये है कि अब कुछ देर में व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले हैं। विपिन जी 20 सेकंड में मुझे बताएं कि हम आज क्या उम्मीद करें। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और यहाँ पर आशावादी होना पड़ेगा, और निश्चित बात है इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि ये दौरा कोई साधारण दौरा नहीं है। यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति जब माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो यहाँ पर कई चीजें उभर के आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जब ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग होगी तो वहां पर उन लोगों को भी कुछ बिल्कुल पुख्ता लेके जाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो बैठक हुई है तो उससे क्या निकला है। तो ये बातें बड़ी अहमियत रखने वाली हैं, और यहाँ पर देखिए निगाहें होंगी हिंदुस्तान की तरफ कि यहाँ पर हम लोग क्या हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने समय से, इतने वर्षों से तवज्जो हम लोग देते थे इंपोर्ट्स को। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स को पुश करना पड़ेगा कि अगर हम लोग सही मायने में वो जो $5 ट्रिलियन डॉलर का सपना है, लाल किले के प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक सपना साझा करा था राष्ट्र को संबोधित करते हुए कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर ये सब चीजें उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। मैं समझ पा रहा हूं, बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, और इस बात के भी कयास और इस बात की भी बातचीत शुरू हो गई कि क्या रूस प्रेजेंट कंडीशन में, जहां पर रूस में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, उसे भारतीय कामगारों की भी एक बड़ी तादाद में जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार के अवसर रूस दे सकता है, ये भी चीजें सामने आ सकती है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर आपका।